हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का नीट एक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज ना हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, डी एंड एफ ब्लॉक, क्लास 12 से। तो आज हम इसे वन शॉट में करेंगे। बेसिकली बच्चों के माइंड में ना एक मिथ बन जाता है, डी एंड एफ ब्लॉक रटने वाला चैप्टर है। हाँ, थोड़ा बहुत रटने वाला है, बट एक्चुअली उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं। तो आइए आज हम ना इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं। तो इस कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट को चलिए आज हम समझते हैं। तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक करने वाले हैं, और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए, अगर हम आज देखते हैं तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक साइज, और हम बात करते हैं एटोमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मींस वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन से रिलेशन होगा, लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टीज, ये सारी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करेंगे। फिर हम आ जाएंगे इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7। तो उस KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में हम यहां पर आके स्टडी करेंगे। इनके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर्स पर क्वेश्चंस आते हैं। इनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को कैसे ध्यान रखा जाए, उसको रिडॉक्स से कनेक्ट करेंगे। कैसे हम रिडॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, रिडॉक्स वाली चैप्टर से कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। फिर आता है लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सीधा उठ के क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ी सी चीजें आपने समझ ली या थोड़ी सी चीजें ध्यान रख ली, बस उन्हीं से उठ के क्वेश्चन आ जाना है। और इन्हीं के साथ हम कुछ करेंगे पीवाईक्यूज। आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे पीवाईक्यूज में हमारे पास जो मैं पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं उसी पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं। और हाँ बच्चों, इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिएगा। मतलब वो तो बाइबल बाइबल है इस चैप्टर के लिए। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर के लिए जरूर पढ़िएगा। पहले आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, फिर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िएगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैं समझा दूंगा, और उसके बाद जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। आया आपको समझ में? तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके इंट्रोडक्शन पर। तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप पीरियोडिक टेबल तो आपने देखी होगी। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी सी बनी हुई रहती है, हमारे पास ऐसी सी बनी रहती है। और यहां पर हमारे पास बीच में ये वाला एरिया जो होता है वो डी ब्लॉक होता है। आया बच्चों सबको समझ में? ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे पास। साइड में नजर आ रहा है? यस, साइड में नजर आ रहा है। तो इसमें जो हमारे पास ये ग्रुप, ये अगर मैं बात करता हूं, ये ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होकर, दिस इज अ ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होकर 12 तक हमारे पास ये जाता है। कहां तक जाता है? 3 से स्टार्ट होकर 12 तक। ये 3D सीरीज कहलाती है। अभी आगे मैंने इसके लिए लिखा हुआ भी है, दिस इज नोन एज ए 3D, दिस इज नोन एज ए 4D, दिस इज नोन एज ए 5D, एंड दिस इज नोन एज ए 6D। और यहीं पर ये छोटा सा एरिया जो है, इस छोटे से एरिया, ये यहां से देखो, दिस इज अ नंबर 57, दिस इज अ 72। तो यहां पर 57 से लेकर, नॉट 57, दैट शुड बी द 58 से लेकर 71 तक एक्टेनॉइड्स होते हैं। और यहां पर इस छोटे से एरिया में हमारे पास कितना, देखो 90 से लेकर 103 तक एक्टिनॉइड्स होते हैं। आया आपको समझ में?
तो यहां पे इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है यार, इन पूरे उसको हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं, एक्सेप्ट इनको छोड़कर। ऐसा क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? पहले इस पेज, एक पेज ऐड करके हम पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए समझ लेते हैं। बच्चों होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, भाई ट्रांजिशन ऑफ बेसिकली मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन का किसी एक प्लेस से जंप होकर दूसरे ऑर्बिटल में जाना, दिस इज द ट्रांजिशन। भाई मेरे पास अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो डी ऑर्बिटल हमारे पास 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। देयर इज आर 3 डी ऑर्बिटल, फिर 2, इनमें से इसको हमने नाम दिया दिस इज एक्स वाई, दिस इज वाई जेड, दिस इज जेड एक्स एंड दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दिस इज डी जेड स्क्वायर। होता क्या है, इन 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, जब कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं इन 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। मींस 2 की एनर्जी क्या हो जाती है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 2 की एनर्जी हमारे पास ऊपर चली जाती है। कब? जब ये कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास ये ऐसे करके टूट जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी तो लोअर रह जाती है, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाती है। बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों? बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी, भाई ऑर्बिटल्स है क्या, इलेक्ट्रॉन जहां पर पाए जाते हैं, उस पाए जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, एनर्जी में अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में अवेलेबल है और वो जंप करके एनर्जी लेके यहां पर चला जाता है तो एक ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं है? तो इस ट्रांजिशन की वजह से जिसके अंदर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है उसके अंदर डी ट्रांजिशन, अगर ये दिस इज नोन एज ए डी ट्रांजिशन। व्हाट इट इज नोन एज ए डी ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन जिसके अंदर पॉसिबल है, चाहे वो उसके प्योर फॉर्म में हो यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या फिर वो किसी मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है तो हम उसे बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। नाउ क्लियर व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन किस किस में पॉसिबल नहीं है? ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। आया बच्चों आपको समझ में? तो हमारे पास देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज अ मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन न्यूट्रल और इन देयर आयंस, यानी कि या तो वो आयनिक स्टेट यानी जब आयंस बना रहे हो तब, या फिर अपनी न्यूट्रल स्टेट में अगर उनके पास ये डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो हमारे पास क्या होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। पर डी ट्रांजिशन नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर जस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया बच्चों? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? ये वाई डी ट्रांजिशन, मतलब वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए राइट नाउ अब हमारे पास अगला, भाई आपको ये तो पता चल गया था। अब ये यार बच्चों क्वेश्चन ये आता है सर याद कैसे करें? देखो मैं भी जब क्लास, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मैंने भी रट्टा इसका बहुत अच्छे से मारा था। जब मैं अपनी क्लास 12th में था तो मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले क्या हुआ था कि भाई ये चैप्टर आना था, तो मैंने एक मेथड डेवलप किया। मैंने मेथड डेवलप किया
कि यार इसका किसी तरीके से तो रट्टा मारो, कुछ निमोनिक्स तो बनाओ। तो एक हमने ना, जब हम निमोनिक्स पढ़ते हैं, देखो जिस टाइम मैं 12 कर रहा था तब तो यार हमारे पास मतलब वो तो था नहीं इंटरनेट। तब तो दोस्त टीचर्स यही जो बताते थे उन्हीं की हेल्प से हम करते थे। तो हमारे टीचर ने, हमारे सर ने जो एक निमोनिक्स बताया था, देखो इसे तो वैसे ही डायरेक्ट याद करना बताया था उन्होंने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये तो डायरेक्ट ही हमें याद करने के लिए बताया था। बट इसके बाद ये वाली सीरीज मैंने अपना मेथड डेवलप किया था, इसको बोलते हैं स्काई लैक, एसी, टाइजर हफ, वन नब टा, कर्मो डब्लू, मंटक रे, पेरू ओस, कोरू अर, पीडी, पीटी, ये ऐसे ही याद हो गए थे, एजी, एयू और जिंक, कैडमियम, मरकरी। याद हो गए या नहीं हो गए? नहीं हुए तो मेरे साथ बोलो, स्काईलैक, टाइजर हब, वन नपटा, कर्मो डब्लू, मन टकरे, फेरुओस, कोरुअर, निमिषपड़ पंडित बना, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये कुछ छोटे मोटे तरीके हैं जो आपको अपने डेवलप करने पड़ेंगे, या तो मेरे वाले जो आप मुझे, अगर आपको मेरे वाले मेथड सही लगे तो आप इसको पिक कर लीजिए। बच्चे कई बुक्स या कई लोग ऐसे बताते हैं, यहां से लेके यहां तक याद करने के तरीके बताते हैं, बेटा वो भी सही है, बट वो डिफिकल्ट हो जाता है। वो डिफिकल्ट क्यों? हमें ये पता चल जाता है इसके अंदर कि आयरन के नीचे कौन सा एलिमेंट है, आरयू, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन है। हमें ये चीज याद करनी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन फंसता है तो फंसता है, वरना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसको याद करने की। आप केवल इस सीरीज को याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। दिस सीरीज इज नोन एज ए 3D सीरीज, दिस सीरीज इज नोन एज ए 4D सीरीज, दिस इज 5D, दिस इज 6D। सबको क्लियर हो गया? 4D, 5D, 6D सीरीज कौन कौन सी है हमारे पास? चलिए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सीरीज हो गई। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। भैया जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल हैं, और मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये शो करते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी जो भी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेटल मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक लस्टर, ये सारी प्रॉपर्टी जो मेटल की होती हैं, ये सारे मेटल हैं तो मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बस थोड़ा मरकरी एक्सेप्शन वाले केस में आ जाता है, मरकरी क्योंकि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हम चलते हैं आगे, तो कुछ अदर प्रॉपर्टीज आती है। द इंपॉर्टेंट वन, द फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। व्हेन वी मूव, अगर हम बात करते हैं 3D सीरीज की, जब हम स्कैंडियम, भाई जनरल क्या चलता है, अगर साइज, ये ग्राफ देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम, दिस इज रिप्रेजेंटेड स्कैंडियम, ब्लैक कलर पेन नहीं, रेड कलर पेन यूज करता हूं मैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड स्कैंडियम, दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? क्या ऑब्जर्व किया? मुझे ऑब्जर्वेशन बताइए। स्कैंडियम से जिंक की तरफ चल रहे हैं तो पहले साइज घट रहा है, फिर यहां आके कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के बाद कॉपर और जिंक का साइज बढ़ गया। तो 3D सीरीज का अगर आप ग्राफ देखेंगे, यही ग्राफ हमें याद रखना है। क्या याद रखना है हमें? हम जब इधर से इधर मूव करते हैं तो साइज पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट चलता है, फिर इंक्रीज होता है। आया समझ में? हमारे पास दिस इज एटॉमिक साइज, दिस इज एटॉमिक नंबर। यहां पर ध्यान रखना, ये जो साइज है ये हमारे पास कॉपर और निकल का है, और कॉपर और निकल से ज्यादा है, सॉरी, कोबाल्ट एंड निकल का है, कॉपर देन जिंक। आया सबको समझ में? तो ध्यान से, साइज पहले डिक्रीज
फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, फिर हल्का सा इंक्रीज। यार ये ऐसा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D शेल में एंटर कर रहे होते हैं, 3D सब शेल में, सॉरी 3D सब शेल में एंटर कर रहे होते हैं, यानी आउटर में शेल तो 4s है, उसके इनसाइड वाली में एंटर कर रहे हैं, तो उनके रिपल्शन की वजह से हमारे पास लास्ट में साइज बढ़ जाता है। लास्ट में, पहले तो भैया साइज घटता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो साइज हमारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। पर लास्ट में आते 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 क्या होता है, वो होल्ड नहीं कर पाते और उनका साइज हल्का सा बढ़ जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड द सेकंड पॉइंट, आपने देख रहे होंगे कि यहां पर ये जो दो रेड लाइन और ब्लू लाइन आपको नजर आ रही होंगी, ये रेड और ब्लू लाइन क्या होती हैं कि साइज ऑफ, अगर हम बोलते हैं, हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D साइज इंक्रीजेस, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D टू 5D साइज ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम। बच्चे क्या चीज ऑब्जर्व करते हो, आप एक चीज ध्यान से सुनो। मैंने बोला टॉप टू बॉटम आने पे, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर पढ़ते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। हम 3D से 4D आए, साइज बढ़ गया, ठीक है, एग्री। 4D से 5D गए, हम देखो ऐसे, हम 3D का साइज ऐसा था, 4D का साइज ये, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5D का साइज ये होना चाहिए, बट हमें क्या मिला, इतना। किसके बराबर, 4D के बराबर लगभग। अब यार इसके पीछे की कहानी क्या है भाई, मैंने अभी आपको पीछे की साइड पर पीछे दिखाया था, पीछे बताया था कि जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हेयर हमारे पास क्या है, यहां पर क्या है, लेंथेनॉइड्स हैं। जब आप 3D से 4D पे जा रहे हो तो ये बीच में 14 एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर कर रहा है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है f ऑर्बिटल में, और f ऑर्बिटल की शील्डिंग एकदम बेकार होती है, वो बिल्कुल पुअर होती है शील्डिंग। शील्डिंग मींस हाँ जी, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, शील्डिंग का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव आउटर मोस्ट शेल तक जा रहा है उसको रोकना शील्डिंग कहलाता है। भाई न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक पहुंच रहा है उसको रोकने का जो भी काम करता है वो शील्ड करने का काम करता है, और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, क्या बताऊं कितनी बेकार है। तो वो क्या करेगा, सारी की सारी जेड इफेक्टिव को आउटर मोस्ट शेल पे जाने देगा, और वहां पर जेड इफेक्टिव एकदम ऐसे बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जितना हम सोच रहे थे उससे छोटा। तो इसी साइज के डिक्रीज होने को क्या बोला जाता है बेटा, ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, यही वाले केस को बोला जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा ये इफेक्ट ध्यान रखना, ये इफेक्ट हमारे पास, अगर मैं साइड में लिखता हूं, ये इफेक्ट मतलब अगर मैं स्कैंडियम से बड़ा साइज यट्रियम, यट्रियम से साइज बड़ा लेंथेनम, यहां पर नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सिंपल चलेगा। ये किसके बाद अप्लीकेबल होगा, ये अप्लीकेबल होगा हमारे पास इस एलिमेंट यानी कि हाफनियम ऑनवर्ड्स। इसको मैं बॉक्स में पैक भी कर दे रहा हूं। ये चीज हमें कहां ऑब्जर्व होगी, इस एरिया में, इस एरिया में। आया समझ में सबको, किस एरिया में, मैंने आपको रेड कलर के बॉक्सेस को पैक कर दिया है। अरे भाई कुछ आ रहा है समझ में, या बस ऐसे यूट्यूब चलाया साइड में बैठ गए, कुछ और कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। भाई ध्यान से पढ़िएगा, ये चीजें बड़ी कॉन्सेप्चुअल है, बस कॉन्सेप्ट समझ गए आप एग्जाम में आंसर कर लेंगे। चलिए बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम देखते हैं आगे
ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन आता है, जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर साइज, ये एलिमेंट्स कौन से उसके हैं? HF, हाँ जी, टाइजरहफ, हाँ जी बेटा। अगर हम बात करते हैं टाइजरहफ, अगर हम इस वाले केस में बात करते हैं बेटा, तो ये है 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज और ये है 5D सीरीज। और 4D 5D सीरीज में हमारे पास, मैंने पहले ही बोला था, हैव अ सिमिलर साइज, एटॉमिक साइज, किसकी वजह से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अभी तो बताया जस्ट मैंने। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हम चेक कर लेते हैं क्रॉस। यस, ए इज द राइट आंसर। कौन से साल में पूछा गया क्वेश्चन है? कौन से साल में पूछा गया है? 2021 में। कॉन्सेप्ट से आया है या नहीं आया है? समझ में आया बच्चों? चलिए, हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और होती है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हम भूल गए बात करना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें ये आइडिया लगेगा कि इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस हिसाब से चेंज हो रही होती है। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बच्चे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो होता है वो होता है इसका NS, ज्यादा बेटर है हम N-1 D1 से लेके 10 तक इसके बीच में मिलेगा, एंड NS0 से लेके 2 तक मिलेगा। आइए कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख लेते हैं। आपको सबसे बेसिकली हम 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। 3D में हमारे पास आता है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, आर्गन 4s2 3d1। देन स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, दैट इज आर्गन 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, आर्गन 4s2 3d3। समझ में आया? राइट नाउ वेनेडियम के बाद हमारे पास आ जाता है क्रोमियम 24, दैट इज हमारे पास बात करते हैं तो आर्गन 4s1, भाई स्टार लगा लेना इसमें, 4s1 3d, हमारे पास क्या हो जाएगा? 3d5। ऐसे इसके बाद आता है Mn के पास हमारे पास होता है 25, और दैट इज इक्वल टू आर्गन और 4s2 3d। यस बच्चों, क्या आएगा? 3d। हमारे पास अगर 5 के हिसाब से है तो ये आ जाएगा 3d5, क्योंकि दो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया ना। अगर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास आर्गन के बाद आता है आयरन 26, दैट इज आर्गन 4s2 3d6। Fe के बाद आता है हमारे पास, आयरन के बाद क्या आएगा जल्दी बताइए? कोबाल्ट 27, दैट इज आर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद निकल 28, दैट इज आर्गन 4s2 3d8। नाउ नेक्स्ट कॉपर, yes, copper 29, that is argon 4s। yes बेटा बताइए क्या होगा? 4s1 3d9, that is कॉपर के बाद आता है हमारे पास जिंक, that is argon 4s2 3d10।
आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, हमारे पास यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी सारे हैं। क्या है, आप देखेंगे यहां पर ये। तो होता क्या है कि ये जो n और मीन्स कौन से ns and nd n-1d and n-1d इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास क्या ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें जितने ज्यादा होंगे वो क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन की वजह से कई फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है, काफी डिफरेंस हमें मतलब हमें इसके बेसिस पर हम उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। मैं सीधी सी बात सही बात बोले थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन में आ जाते हैं, एक दो और होते हैं जिनको हम लिखते हैं। अगर मैं उनकी बात करता हूं तो बेसिकली मेरे को निकल का लिखना होता है, पीडी का लिखना होता है और पीटी का। इसका एक्सेप्शन आपको याद रखने की और कोशिश करनी होती है। इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन यह आएगा 4s2 3d8। आर्गन के बाद हमारे पास आता है क्रिप्टन और दिस इज 5s1 5s0 4d10 और इसके बाद आता है जिनॉन दिस इज अ 6s1 एंड यहां पर आ जाएगा 5d9। ये तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि एक डिफरेंट होते हैं इस पूरे ग्रुप में, कोई सिमिलर नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा होता, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें ns और n-1d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से हमारे पास कई प्रॉपर्टीज में हमें मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है। चलिए अगर हम इस वेरिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पर जितना अच्छा मेटालिक बॉन्ड होगा उतना इजीली उतना डिफिकल्ट, नॉट इजीली, उतना डिफिकल्ट हम उसको मेल्ट कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो सिंपल सा द ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन बेसिकली जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, द ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिंक कैडमियम और मरकरी आर नॉट द ट्रांजिशन मेटल्स, आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। मींस उड़ाना इन्हें आसानी है, इन्हें वेपोराइज करना इन्हें आसान नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और मेटालिक बॉन्डिंग काफी अच्छी बनती है। Right now, their melting and boiling point are high due to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to ns electron in the interatomic metallic bonding। अभी मैं यही तो बता रहा था क्यों नहीं आसान, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है बिकॉज n-1d और ns इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, in any row of melting point of these metals rise to a maximum at d5 except the anomalous value of mn and technetium and fall regularly as the atomic number radii regularly। बेसिकली क्या है, हमने बोला भैया जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग होनी चाहिए। भाई मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने देखा था d5 आ रहा था, अच्छे खासे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होने के बाद एक चीज भी और नोटिस करो ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बोला कि भाई साहब Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये वाला, दैट इज अ 3d5। 3d5 की वजह से इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हमारे पास किसकी वजह से स्टेबल है ये, एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। अब यार ज्यादा स्टेबल है तो कहता है मुझे नहीं बनाना है मेटालिक बॉन्डिंग, मेरे को जरूरत नहीं है, मतलब मेटालिक बॉन्ड ये इसका इतना स्ट्रांग नहीं रहता। कुल मिला के मतलब यहां पर ये पर्पस निकलता है। क्यों नहीं स्ट्रांग होता? बिकॉज हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, तो उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसे इवेपोरेट करना या इसे मेल्ट करना आसान है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स।
मतलब क्रोमियम या किसी और की बात करूं तो। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? सो हमारे पास मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? बिकॉज इट हैव द D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये स्टेबल है एंड डू नॉट फॉर्म ए बेटर मेटालिक बॉन्ड, और जिसकी वजह से बेटर मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा, सो दैट इसका जो इवेपोरेशन या मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? किसी एटम को हीट देकर उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, सॉरी, किसी मेटल को हीट देके या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी चीज को हीट देकर उसको एटम की फॉर्म, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज ए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो क्या है? दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेफिनेटली जब मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी? अच्छी होगी। पॉइंट क्लियर? चलो पॉइंट क्लियर। The maxima at about middle of each of the series due to the number of valence electron, definitely वही मैक्सिमा हमें कहां मिलेगा? मिडिल के आसपास कहीं मिलेगा। अच्छा, ये डाउन जो आ रहा है, ये जो डाउन आ रहा है, ये डाउन क्यों आ रहा है? Mn का डाउन आ रहा है। जो Mn का एटोमाइजेशन कम हो जाएगा। आपको पता है क्यों हो जाएगा कम? बिकॉज उसके पास D5 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। The maxima at about the middle of each series due to the greater number of valence electron and thus the stronger is the resulting bonding. Delta enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal. अभी थोड़ी सी देर में इसकी बात करेंगे। What is standard electrode potential? होता क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। चलिए, अब बात आ ही गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का रोल कैसे हमारे पास, जस्ट नेक्स्ट उसी में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली हमें यहां पर जो बात करनी है, ट्रेंड्स इन M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करनी है। बच्चों पहले ना यहां पर ये जो 4-5 डाटा लिखे हुए हैं ना, इन डेटा तक हम पहुंचने से पहले एक छोटा सा मैं पेज ऐड करता हूं और उस पेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। भाई 2-3 चीजों के बारे में बात करनी है बेसिकली हमें, छोटी छोटी। पहला पॉइंट तो एक हमारे पास ये है कि व्हाट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर हमारे पास कोई चीज, देखना ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल का मीन्स होगा रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स, अगर मैं बात करता हूं तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, शॉर्टकट में टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। यानी कि अगर हमारे पास भाई किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक मेटल M है और M जो है वो 2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है? M में, और इसका E0 ऑफ M पॉजिटिव से M जो है दैट इज अ, मान लेते हैं 1.2 है, और एक अनदर मेटल है दैट इज अ N2+ और गिव्स कन्वर्ट होता है N में, और इसका E0 N2 पॉजिटिव से N जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.6। हु हैविंग मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस? द अबव वन, जिसकी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है टू गेट रिड्यूस। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ? चलिए, एक टर्म आता है बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, एक एलिमेंट है A और ये कन्वर्ट हो रहा है A2+ में, और इसका E0 ऑफ, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो A/A2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, सपोज इट वैल्यू ले लेते हैं 0.94। ऐसे ही हमारे पास एक वैल्यू है B और ये गेट ऑक्सीडाइज हो रहा है B2+ में। अब इसका E0 B/B2+ इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने ले लिया 0.5 वोल्ट में है सारा डाटा।
किसमें है बेटा? बोल्ट में है, सारा डेटा है। अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हु हैविंग द मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज? ए हैविंग मोर टेंडेंसी एज कंपेयर टू बी। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बेसिक सा टर्म। अब हमारे पास एक पॉइंट और ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास M2 प्लस से M2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दैट इज द M प्लस जाता है, M0 जाता है, और इसका E नॉट, दिस इज अ रिडक्शन पोटेंशियल, M अपॉन M इज इक्वल टू मान लेते हैं 1.2 है। तो इस रिएक्शन को जस्ट अपोजिट अगर मैं कर देता हूं, M गिव्स M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा? -1.2। मीन्स आपके पास सिंपल सा कंक्लूजन ये निकला कि E नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये वाला पोर्शन? अब छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। एक होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। हमें फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है बच्चों, कि अगर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बोलते हैं तो डेल्टा जी नॉट शुड बी निगेटिव। अगर डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी नॉट हमारे को क्या चाहिए? नेगेटिव। इफ, अब केस लिखता हूं, जनरली भाई हमारे पास ई नॉट क्या चाहिए? हमें नेगेटिव चाहिए। जनरली इफ डेल्टा एच नॉट अगर हमें नेगेटिव होगा, जनरली ज्यादातर केसेस में, सो जनरली हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव। आप कहोगे सर टेम्परेचर के हिसाब से भी तो वेरिएशन कर सकते हैं। नहीं, हम रूम टेम्परेचर की बात करते होते हैं जनरली, तो डेल्टा एस की वैल्यू काफी छोटी होती है, उस वजह से ये वाला फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट टेम्परेचर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है। पर अगर रूम टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, तो ये मान के चलना कि उसका रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो। पॉइंट क्लियर हो गया एक? अब एक रिलेशनशिप और होता है, वो क्या होता है बेटा? वो ये होता है हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं, एक रिलेशनशिप ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो उसके लिए फॉर दिस ई नॉट मस्ट बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इट मस्ट बी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलनी चाहिए, खुद ही सोच लो, क्योंकि एन नेगेटिव नहीं हो सकता, एफ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ई नॉट हमारे पास क्या होता है? उसे पूरे सिस्टम को पॉजिटिव लाने के लिए इसे भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए मेन कंक्लूजन पर। हमें डिस्कशन करना है कि एम से, अगर मैं एम सॉलिड से एम पॉजिटिव में जाता हूं 2 प्लस एक्वस, इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है मुझे। भाई ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? अगर इसका डेल्टा एच, मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालूंगा, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव आ जाता है, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव आ जाता है, तो इट मींस ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अब मैं लिखना चाहता हूं फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए, भाई मैं लिखना चाहता हूं, देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा? पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एम सॉलिड से एम गैस में। दिस पोर्शन इज नोन एज ए एटोमाइजेशन।
फिर M गैस से ये कन्वर्ट होगा M2 प्लस गैस में। किस में कन्वर्ट हुआ? M2 प्लस गैस में। फिर उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हुआ। अच्छा, ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज ए IE1 प्लस IE2। IE1 प्लस IE2, यानी कि अब हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर अब मैं आपको समझाऊं तो यहां पर ये वैल्यू कहलाती है हाइड्रेशन। अब डेल्टा H की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा H की वैल्यू, ध्यान से, इसमें डेल्टा H0 की वैल्यू क्या है? डेल्टा एटोमाइजेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस हाइड्रेशन। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से सोचिएगा। दिस इज पॉजिटिव, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों भैया? भाई एनर्जी दोगे तभी तो टूटेगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, और दिस इज निगेटिव। अब ये पूरे तीनों के तीनों टर्म पॉजिटिव है और ये सिंगल हैंडली निगेटिव है। अगर M को M2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट होना है, यानी क्या होना है? ऑक्सीडाइज। क्या होना है? ऑक्सीडाइज। लिक्विड के अंदर अगर ऑक्सीडाइज होना है बेटा, तो मेरे को डेल्टा H नेगेटिव चाहिए। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस, अगर मैं अगले पेज पे लिखता हूं, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमारे पास क्या होना चाहिए? डेल्टा H नेगेटिव हो जाना चाहिए। डेल्टा H नेगेटिव, भाई सीधी सी बात है। अभी आओ चलो, डेल्टा H तो नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। E0, भाई डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव, और E0 जो भी होगा, E0 शुड बी पॉजिटिव। अगर ये मैंने लिखा, अगर ये प्रोसेस बेटा कौन सा, अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो इस प्रोसेस के लिए मैं डेल्टा जी क्या लिखूंगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NRE। क्या लिखा जाएगा? NRE नॉट SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ESOP क्या होना चाहिए? ESOP दैट शुड बी द पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, तो यानी E शुड पॉजिटिव, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF और ESOP दैट इज अ नॉट दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, for spontaneous process। नाउ अगर SOP पॉजिटिव है तो SRP क्या हो जाएगा हमारे पास? उल्टा। यानी कि अगर आपके पास SOP पॉजिटिव है, सो हमारे पास भाई ESRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या होना चाहिए हमारे पास? नेगेटिव। किस केस में? जब हमारे पास कोई भी चीज M2 प्लस से जब हमारे पास M सॉलिड से M2 प्लस में जाना है, एक्वस, इस केस में जाना है हमें,
तो इसके लिए एसओपी पॉजिटिव होना चाहिए, एसआरपी निगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास सुनो, इस केस के लिए एसओपी हमारे पास ईएसओपी शुड बी पॉजिटिव और ई नॉट एसआरपी दैट इज अ नेगेटिव। अगर मैं जस्ट केस को उल्टा कर दूं, मैं क्या कर दूं, जस्ट केस को उल्टा कर दूं, M2 प्लस एक्वस से हमारे पास क्या हो जाए, M में जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से, ई नॉट एसओपी इसके लिए निगेटिव हो जाना चाहिए और ई नॉट एसआरपी इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अरे कुछ समझ में आया, ईएसओपी और ईएसआरपी का क्या होना चाहिए। अब यार बेटा, अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आता है वो तो ये हो गया, ये तो कंक्लूजन समझ में आ गया होगा आपको। जो मेन क्वेश्चन बन के आता है, देखो पहली बात मैं आपको फिर से एक क्विक रिकैप देता हूं। मैं अगर क्विक रिकैप देता हूं तो मेरे को क्या करना है बच्चों, देखो हमारे पास कुल मिला के मैं 3-4 चीजें आपको मैंने यहां पर समझाई। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, पॉइंट नंबर 1, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। पॉइंट क्लियर, पॉइंट नंबर 2। और एसआरपी एंड एसओपी क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। किसी का एसओपी हमारे पास यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1. एसआरपी किसी का 1.2 है तो उसका एसओपी जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, -1.2 हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। पॉइंट नंबर समझ में आ गया आपको। किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ध्यान से रखिएगा, उसके लिए अगर डेल्टा जी को नेगेटिव लेकर आएंगे, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो वो स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डेल्टा एच पे डिपेंड करता है, एक हमारे पास एसआरपी पर नेगेटिव डिपेंड करता है। चलिए आइए, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो हमें जनरली डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव चाहिए होता है। पॉइंट नंबर 1 यहां पर क्लियर हो गया। अगर हम आगे आते हैं, अगर डेल्टा जी हमें नेगेटिव चाहिए तो उसका ई शेल, जो भी रिएक्शन होती है उसका ई शेल, चाहे वो रिडक्शन हो चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, दैट शुड बी द पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आ गया, दैट शुड बी द पॉजिटिव। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, दैट शुड बी द पॉजिटिव। अगर हम इसको देखो, यहां पर, यहां से यहां जाने पर या यहां से यहां जाने पर कुल मिला के 4 चीजें रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही है। M सॉलिड से अगर M2 प्लस एक्वस में जाते हैं तो हमारे पास एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन से हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 प्लस में आया। इस गैस को हमने क्या कर दिया, लिक्विड में डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व करा, इसे हाइड्रेशन बोला जाता है। इसमें एटोमाइजेशन पॉजिटिव होता है, आयनाइजेशन पॉजिटिव होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है और हाइड्रेशन नेगेटिव होता है। हाइड्रेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ध्यान से, मैंने यहां पर समझाया किसी रिएक्शन, मान लो अब यही वाली रिएक्शन था, ये रिएक्शन मैंने सपोज कर ली कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, आई एज्यूम कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेल्टा जी नॉट के हिसाब से एन, मतलब यहां पर होता है हमारे पास NFE नॉट, दैट शुड बी NFE नॉट, NFE नॉट। अगर हम NFE नॉट की बात करते हैं तो बेटा यहां पर NFE नॉट में ESOP हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैंने अगले पेज पे समझाया है। क्या समझाया मैंने, फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव और E नॉट शुड बी पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NFE SOP है तो SOP हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उस रिएक्शन का जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर उसका एसओपी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन हो जाएगी, तो उसके लिए एसआरपी क्या होगा, उसका एसआरपी डेटा जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव मिलना चाहिए। मींस किसी रिएक्शन का अगर एसआरपी डेटा नेगेटिव है तो वो मेटल से M2 प्लस स्टेट में जाना पसंद करेगी। पॉइंट क्लियर हो गया, राइट नाउ सेकंड वाला केस, हमारे पास 5 वाला केस, अगर रिएक्शन ये हो रही है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हमने मान लिया ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका एसओपी पॉजिटिव होना चाहिए और एसआरपी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही है तो डेफिनेटली उल्टी रिएक्शन होगी। अगर M2 प्लस से M में मिल जा रहा है तो इसका एसओपी हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए और एसआरपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है बेटा, ध्यान से देखिएगा,
हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, पहली बात तो इट रिलेटेड टू द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। ये जो डेटा है ये किस किस पर रिलेट कर रहा है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आई जस्ट शो यू। एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन, आई शो यू। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने दिखाया अभी आपको। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अभी मैंने आपको बताया। राइट नाउ क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, सब डाटा हमारे पास नेगेटिव मिल जाता है, मीन सभी उसमें, बट ये वाला डेटा हमारे पास, यानी कि इन्होंने बोला ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ओब्लिक कॉपर दैट इज अ पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा हमारे पास ई नॉट, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास जो डेटा है वो ये कह रहा है कि भैया ई नॉट सी यू ओब्लिक सी यू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मीन्स ये वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन भाई हमारे पास, यानी कि ये वाली रिएक्शन कौन सी वाली हमारे पास बोला जाएगा? तो Cu से Cu2 प्लस वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। सबको समझ में आया? Cu से Cu2 प्लस जाने वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि भाई इसका ये SRP हमारे पास पॉजिटिव है तो SOP इसका नेगेटिव होगा। अगर SOP नेगेटिव होगा तो ये वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। अब ये वाली रिएक्शन डिपेंड किस किस पर कर रही थी? वो कर रही थी डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किस किस पर? एटमाइजेशन H0 प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तीन चार चीजों पे ही तो कर रही थी। मींस ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई होगी? पॉजिटिव। भाई ये अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये पॉजिटिव आई होगी, तभी तो नॉन स्पॉन्टेनियस रही होगी। मैंने बोला अगर निगेटिव आ जाती तो क्या हो जाता हमारे पास? अगर ये निगेटिव आ जाती तो हम ये बोल देते कि वो स्पॉन्टेनियस है, बट निगेटिव तो आई नहीं, पॉजिटिव आई होगी तभी ऐसा हुआ होगा। पर ये पॉजिटिव आई होगी तो किस वजह से? यहां पर इसके लो होने की वजह से और इसके ज्यादा होने की वजह से। क्लियर हुआ? इसकी लो मींस हाइड्रेशन में एंथैल्पी कम रिलीज हुई होगी और एटमाइजेशन में एंथैल्पी ज्यादा लग रही होगी। तो कंक्लूजन, अब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला? क्वेश्चन ये आता है वाई कॉपर 2 प्लस ओब्लिक कॉपर वैल्यू इज, मतलब रिडक्शन वैल्यू इज नेगेटिव। तो आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दिस इज द वन लाइन आंसर। पॉइंट क्लियर हो गया आप सब लोगों को? बच्चों उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो इतने से पार्ट को आप दोबारा से देखिएगा। आप जब इसे दोबारा से देखेंगे तो ये चीज फिर से क्लियर होगी, क्योंकि ये पॉइंट एक बार में क्लियर नहीं होता है बेटा। एक बढ़िया और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार में क्लियर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको दोबारा से जरूर जरूर देखिएगा। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए बेटा आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसे समझाने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें हम सीधे सी बात करते हैं। इन्होंने बोला कि कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। सिंपल सी बात है, इन्होंने बोल दिया कि कॉपर 2 के हैलाइड्स हमारे पास बहुत सारे नोन है पर कॉपर आयोडाइड नहीं है। तो कॉपर आयोडाइड करता क्या होगा? कॉपर आयोडाइड एक्चुअली क्या करता है? कॉपर, अगर कॉपर 2 प्लस की रिएक्शन आयोडाइड के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर भी लेता हूं मैं, तो ये कॉपर जो है आयोडाइड को मतलब हमारे पास क्या करता है? कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइजेस आई माइनस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, एक सॉल्ट बना देता है। और कॉपर Cu2I2 बनाता है, यानी कॉपर +1 का कंपाउंड बन जाता है। पॉइंट क्लियर? बस एक चीज ये एज ए याद रखने वाला पॉइंट होगा। नाउ यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट। भाई इन्होंने बोला कि मैनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। मैनी क्या? काफी होते हैं, मतलब वही, हाँ ठीक है, वही काफी होते हैं। आर अनस्टेबल इन एक्वस फेज। ऐसा क्यों होता है कि एक्वस फेज में बहुत सारे कॉपर के कंपाउंड हमारे पास अनस्टेबल होते हैं? बच्चे सिंपल सा लॉजिक, एक्चुअली हुआ क्या कि भाई देखो कॉपर प्लस है तो कॉपर प्लस गैस से पहले क्या कन्वर्ट हुआ होगा? कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा गैस। भाई मेरे पास पहले कॉपर रहा होगा, मान लो कॉपर सॉलिड,
पहले इसे मैंने कन्वर्ट करा कॉपर गैस में, ठीक है। वही पिछले वाले प्रोसेस को ले लेते हैं। पिछले वाले प्रोसेस के हिसाब से भाई मेरे पास क्या रहा होगा, कॉपर सॉलिड रहा होगा, मैंने इसको कन्वर्ट किया कॉपर गैस में, फिर कॉपर गैस से किस में कन्वर्ट हुआ, ये कॉपर प्लस में गैस, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर 2+ गैस में, और फिर ये कॉपर में कॉपर 2+ में आया हुआ, वो भी किस में, एक्वस। यहां से यहां तक की जर्नी और यहीं भी देखना है। मेनली हमने बोला कि बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से सुनना, अभी मैंने बताया था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d10 4s0, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4d9 और सॉरी 3d9 4s0, दिस इज IE1 और दिस इज IE2। इसका IE2 जो है वो ज्यादा है भाई, क्योंकि देखो D10 से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, बट उससे भी ज्यादा है उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मच मोर, मतलब जितनी आपको एनर्जी यहां देनी नहीं पड़ेगी उससे ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज हो जाएगी। तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है, क्वेश्चन ये बन के आता है, व्हाई कॉपर +1 in aqueous state is not stable as compared to copper 2+, या why copper 2+ aqueous state में ज्यादा stable है as compared to copper 1। so what is your one line answer? अब conclusion और one line answer। one line answer में because the hydration enthalpy of copper 2+ is much higher, much higher, which compensate the IE2 of copper। भाई इसकी वैल्यू हमें प्लस, हमें एनर्जी देनी है, प्रोसेस नहीं होगा भाई जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे, बट एक्चुअली क्या हुआ, ये कुछ ज्यादा ही एनर्जी रिलीज हो गई, इतनी हो गई, एक से रिलीज इतनी हुई कि वो अगले वाले को दे देते हैं। तो आपको आंसर क्या लिखना है, बिकॉज कॉपर 2+, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ इन एक्वस स्टेट इज मच हायर एज कंपेयर टू द IE2 ऑफ कॉपर, दैट इज वाई copper 2+ is more stable as compared to copper +1 in aqueous state। पॉइंट क्लियर हो गया, यही कुछ ऐसा लिखा होगा, the stability of copper 2+ in copper aqueous is due to the much more negative means ज्यादा रिलीज हो रही है, hydration enthalpy of Cu2+ than Cu+, which compensate for the IE2 of copper। I think it is clear। समझ में आ गया सबको बच्चे? अब राइट नाउ हम आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन इज ड्यू टू, क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, तो व्हाट शुड बी द आंसर, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हाइड्रेशन एंथैल्पी। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो यस इट इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, trends in stability of higher oxidation state। भाई वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल है। इस वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये डिफरेंट मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कलर शो करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इसमें बात करूं तो +4, +5, +3, +6, +2, +7, +2, +3, +2, +3, +2, +2, +2, जिनको भी मैंने सर्किल किया है, +3, जिनको भी मैंने सर्किल किया है, ये सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल है। इन सब की क्या है,
ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन्हें कोशिश करिए। ध्यान क्या, देखो आयरन की तो हमें याद हो जाती है, Mn की हम जब रिडॉक्स पढ़ रहे होते हैं तब याद हो जाती है, क्रोमियम की भी जब हम रिडॉक्स पढ़ रहे होते हैं तब याद हो जाती है। ये तीन तो वैसे ही याद हो गई, निकल +2 में होता है, ये भी काफी हद तक याद हो जाती है। धीरे धीरे हमारे को सबकी याद हो जाती है, कॉपर, कॉपर सल्फेट Cu2, भाई अभी मैंने चैप्टर में पढ़ाया, कॉपर की भी याद हो जाती है। तो इतनी टेंशन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद हो जाती है जब आप पढ़ते रहते हैं तो। राइट नाउ हमारे पास आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या आता है बच्चों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक, all the electrons are paired, all the electrons are paired, all the electrons are paired। तो ये डायमैग्नेटिक कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? डायमैग्नेटिक। एक हमारे पास पैरामैग्नेटिक, मतलब हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज द √n n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज कि मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज द D4। D4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे हम? हमारे पास ऑर्बिटल बन के आएगा 1 2 3, 1 2 3 4। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो हमारे पास अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो म्यू इज इक्वल टू √4 इंटू 4 + 2 6, 4 6 जा 6 4 जा 24, √24 BM बोहर मैग्नेटॉन। दिस इज अ यूनिट। पॉइंट समझ में आया? दिस इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास अक्सर बनते हैं, मैंने हर टाइप से एक एक क्वेश्चन पिक कर लिया है। भाई इन्होंने बोला हुआ है कि कॉपर 3+, कॉपर 3+, कॉपर 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन, और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, हमारे पास हो जाएगा 3d6। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगा बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा इसका म्यू की वैल्यू निकालो पहले, √n n इंटू n+, ये हो जाएगा n इंटू n+2। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। तो म्यू की वैल्यू आ गई √4 इंटू 6, दैट इज द √24। यानी कि ये वाला केस हमारे पास 4th है। कौन सा केस है ये? दिस इज द 4th वन। अच्छा 4th, ए का 4th, हमारे पास 2 ऑप्शन, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट। क्लियर हो गया? आइए बी के लिए निकालते हैं। बी हमारे पास आता है बेटा क्रोमियम, क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि आर्गन और 3d3। अब देख लो क्रोमियम 3+ 3d3, भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3d5 4s1, एक s से निकला, 2 d से निकले, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास 3। तो म्यू की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू √15, और √15 यानी कि द वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? √15, ये 4th वन। हाँ जी, अब इन दोनों में से बी पर 4th वन कौन सा हो गया हमारे पास? सॉरी 5th वन, दिस इज द 5th वन। तो आंसर क्या हो गया? सी। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप 1 बाय 1 निकालिए, आंसर को एलिमिनेट करते रहिए, एलिमिनेशन करते करते आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम अगर क्रॉस चेक करते हैं तो यस, आंसर इज सी। पॉइंट समझ में आया सबको? आंसर क्या है हमारे पास? देखो सी आंसर है। चलिए बच्चे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कलर्ड आयन कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 3d ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं। ये 3d ऑर्बिटल्स हमारे पास लोअर एनर्जी के हैं और ये 3d ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के हैं।
तो आपको अभी ये चीज समझाई गई थी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि अगर लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं और यहां पर हमारे पास ये, भाई अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, जंप करते टाइम क्या होगा, भाई मैंने एक कंपाउंड है उस पर व्हाइट लाइट फॉल कराई, व्हाइट लाइट फॉल कराऊंगा तो होगा क्या, वो उस कोरोस्पॉन्ड वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिससे पकड़ के वो जंप कर जाएगा। बाकी क्या करेगा, व्हाइट लाइट में एक ही तो लाइट है नहीं, एक ही वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की लाइट तो है नहीं, कई सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट है, उसमें से उसने एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी तो एमिट करेगा। और वही एमिशन की वजह से हमारे को क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। तो और मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड बिकॉज ऑफ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। किसकी वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड होते हैं। अरे आया समझ में, जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो फुल्ली पैक्ड हो जाएं, यानी कि D10 एंड D0 आर कलरलेस। मैंने कुछ कंपाउंड देखो, कलरलेस कौन होगा, स्कैंडियम D0, टाइटेनियम 4 D0, जिंक 2+ D10। इनके पास देख, इसके पास तो है ही नहीं जंप करने के लिए जगह, भाई पूरा पैक्ड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जंप करने के लिए, तो ये क्या है, कलरलेस। बाकी फिर हमने कुछ कलर वाले कंपाउंड उठा लिए, पर्पल, इस कलर के कंपाउंड को आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि इसका D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से जो कलर आता है वो पूछते हैं अक्सर, तो वो है पर्पल। बाकी सब आप याद करना ही वाला है, बाकी इसमें और कुछ ऐसा सच हमारे पास इंपॉर्टेंट अलग से नहीं बताना है। हाँ जी, चलिए अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। क्यों करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की इनकी टेंडेंसी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, why d block elements have the catalytic properties, तो what should be your answer, because d block elements have unpaired electron due to which they having a tendency to adopt variety of oxidation state, hence they have catalytic, they have a tendency to, they have the tendency to act as a catalyst, या they have the catalytic property। तो कुछ हमने मतलब कैटलिस्ट लिख दिया, वैनेडियम ऑक्साइड किसमें काम आता है, कांटेक्ट प्रोसेस में। फाइनली डिवाइडेड आयरन किसमें आता है, हैबर प्रोसेस में। निकल किसमें आता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। ये थोड़ा सा याद करने वाला फैक्टर है, एरिया है। चलिए बच्चे, अगर हम आगे की साइड बढ़ते हैं तो हमारे पास राइट नाउ आता है वो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसके मैं बारे में बात कर रहा था। मैंने प्रिपरेशन में से पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया, तो प्रिपरेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं अभी इसकी बात करते हैं। तो प्रिपरेशन को जल्दी से समझ लेते हैं। प्रिपरेशन में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं KMnO4, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 फ्यूजन ऑफ MnO2 ऑल्सो कॉल्ड पायरोल्यूसाइड, एक और होती है बच्चों। अब और वाला चैप्टर हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो फ्यूजन ऑफ MnO2 also called pyrolusite with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3 or atmospheric oxygen produces a dark green K2MnO4. This K2MnO4 is known as a magnet, ठीक है, आयन, पोटेशियम मैग्नेट, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट, which disproportionate in a neutral or acidic solution to give परमैग्नेट, यानी पोटेशियम परमैग्नेट। बेसिकली क्या हुआ, ये और थी, इसको मैंने KOH और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा, इसने K2MnO4 बनाया। इस K2MnO4 को एसिडिक मीडियम ने हमने क्या कर दिया, डार्क ग्रीन, विच डिस्प्रोपोर्शनेट इन अ न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। जब हम इसे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास KMnO4, भाई यहां से जो बना होगा, यहाँ K अवेलेबल होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो परमैग्नेट आयन और हमारे पास MnO2 बन जाता है।
ध्यान रखा जा सकता है। इसकी ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। भाई MnO4 2 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट होके क्या बनाता है, ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। दूसरा, अगर मैं कमर्शियली बनाना चाहूं तो कमर्शियली हम क्या करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन टू MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज 4। भाई MnO2 का पहले KOH, जो हमने पहले एक सिंपल रिएक्शन करा रहे थे, KOH के साथ ऑक्सीडाइज करते हुए KNO3 की प्रेजेंस में हम उसे फ्यूज कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक फ्यूजन कर देते हैं। MnO4 2 माइनस बना। इस MnO4 माइनस का हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम करते हैं तो MnO4 माइनस बन के आ जाता है। समझ में आया? यहां पर बस कुछ नहीं था, ये फैक्ट्स था इसकी तरह, इसको थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करनी है, जिसमें से मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई कि MnO4 2 माइनस का अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं तो हमारे पास MnO2 बनता है, और दूसरा हमारे पास क्या बन के आता है, MnO4 माइनस बन के आता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रिपरेशन इसकी लेबोरेटरी में देखते हैं। इन लेबोरेटरी कैसे बनाते हैं? इन लेबोरेटरी अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीज 2 iron salt is oxidized by peroxo disulfate to permanganate। मीन्स कोई भी ऐसा सॉल्ट ले लिया जाए जिसके अंदर Mn2 प्लस आयन अवेलेबल हो, उसकी रिएक्शन हमारे पास किससे करा देनी है, peroxo disulfate से करा देनी है। इससे रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास MnO4 माइनस बन जाता है। बस सिंपल सा इतना सा। नाउ यार ये बड़ा ही पर्पल कलर, डार्क पर्पल, एकदम देखने में ऐसा लगता है ब्लैक कलर कंपाउंड है, बट इट इज अ वेरी इंटेंस पर्पल कलर कंपाउंड। ये देखो मैंने कंपाउंड रखा भी है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक कलर का कंपाउंड है, पर इट इज एक्चुअली अ पर्पल कलर कंपाउंड। तो डार्क पर्पल, ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स आर आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4। इसके अंदर KClO4 जैसा होता है। नॉट वेरी सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, काफी टाइम लेता है, काफी हमें शेक करना पड़ता है, मींस हमें इसको एनर्जी काफी देनी पड़ती है। When heated it decompose at 513 केल्विन। अगर मैं इसे हीट करता हूं तो हमारे पास K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बनाता है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, लिखा हुआ है वर्ड, खैर चलो। द टू इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटेंस कलर एंड इट इज डायमैग्नेटिज्म। चलिए बात करते हैं, दिस इज MnO, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, दिस इज MnO4 2 माइनस एंड दिस इज द MnO4 माइनस। दिस इज द डायामैग्नेटिक, ये ध्यान रखना है, इट इज अ डायामैग्नेटिक, इट इज अ पैरामैग्नेटिक। क्यों भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या निकालिए, MnO4 माइनस, क्या होगा, माइनस। तो यानी कि x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn2 प्लस Mn7 प्लस 7 प्लस जाएंगे तो दैट इज द, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d0। 3d0 की वजह से दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यस दिखाई दे रहा है। 3d0 की वजह से यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, डायामैग्नेटिक। जबकि इस केस में ये पैरामैग्नेटिक होता है, ग्रीन कलर कंपाउंड होता है, वो पर्पल होता है। अच्छा, इसमें जो पाई बॉन्ड बने होते हैं ना, द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल एंड द पाई बॉन्ड जो बना होता है दैट इज अ p पाई d पाई। p ऑर्बिटल कहां से आता है, इसकी तरफ से, d ऑर्बिटल किसकी तरफ से आता है भाई साहब, Mn की तरफ से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कोई बता सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास D3S। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट इज D3S। कहोगे सर ये कहां से पढ़ लिया, जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो, आएगा नहीं, बस मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी है। चलिए एक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
तो कुछ पॉसिबल प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर मैं एसिडिक की बात करता हूं, हमारे पास क्या है, दिस इज एसिडिक, दिस इज न्यूट्रल एंड स्लाइटली बेसिक, दिस इज एल्कलाइन। ये याद रखना है। जब एसिडिक मीडियम की बात करता हूं तो Mn यहां पर +7 से किस में जा रहा होता है, +2 में। यहां पे +7 से कहां जा रहा होगा, +4 में। यहां पर किस में जा रहा होगा, +7 से +6 में। यही चीज इसमें याद करने वाली है। और ये कहां पे पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं रिडॉक्स के अंदर। आया सबको समझ में कि हम ये चीज कहां पढ़ चुके होते हैं, रिडॉक्स में। इसके कुछ रिएक्शंस आती हैं यार। रिएक्शंस में हमारे पास देखो सिंपल सी बात, आप मैं किसी एक रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा देता हूं, लाइक दिस। मैंने बोला कि MnO4 की मैंने आयरन 2+ के साथ रिएक्शन कराई। मैंने क्या कराया, हमने क्या कराया, Mn2+ की आयरन के साथ रिएक्शन कराई। तो आप याद रखो, जब एसिडिक मीडियम होता है तो KMnO4 की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, KMnO4 की रिएक्शन, और ज्यादा बेटर होगा, K हटाइए यहां से, MnO4- की रिएक्शन हमने एसिडिक मीडियम में कराई है। इट विल कन्वर्ट इनटू द Mn2+ और Fe3+। ये रिडॉक्स में आपने बैलेंसिंग सीखी होती है, आपने बैलेंसिंग, रिडॉक्स वाली बैलेंसिंग आपने सीखी है। जब आप रिडॉक्स वाली बैलेंसिंग अप्लाई करते हैं तो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो चेंज हुआ 5 का। यहां +2 से +3 में गया तो चेंज क्या हुआ, 1 का, सॉरी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, हमारे पास आएगा MnO4- +5Fe2+, और इसके बाद इधर क्या आ जाएगा, Mn2+ Fe3+। बच्चे देखिए ध्यान से, 5 आयरन है, इसे 5 बना दीजिए, 1 Mn है, इसे 1 ही रहने दीजिए। इधर की साइड चार्ज देखिए कितना है, इधर की साइड -1 है, इधर चार्ज और +10, तो कुल मिला के +9। इधर की साइड चार्ज कितना है, +2 और +5 3 जा 15। हमारे पास कितना चार्ज है, 15, कुल मिला के 17। मेरे को दोनों साइड चार्ज बराबर करना है। दोनों साइड चार्ज बराबर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे इधर +9 उधर +17, 8H+ ऐड कर सकता हूं। भैया हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, अब मैं क्या करूं, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या मैं इधर वाटर ऐड कर सकता हूं, 4। देखो ऑक्सीजन बराबर होंगे, 4 यहां पर 4 वहां। इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखेंगे तो अब आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि ये रिएक्शन डिक्टो सेम ही तो लिखी है। तो कुल मिला के आपको इन सब रिएक्शन को रटना नहीं है, आप इन्हें बैलेंस कर सकते हो। आप बस रिडॉक्स में जाइए और रिडॉक्स में आपको बस क्या करना है, रिडॉक्स के लेक्चर्स में आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन को पढ़ना है या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। आपको ध्यान रखना है तो क्या रखना है कि आयोडीन किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। आयरन किस में कन्वर्ट होता है, Fe3+ में, Fe2+ Fe3। C2O4 किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। फिर हमारे पास S2- किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में। फिर हमारे पास SO3 किस में कन्वर्ट होता है, SO4 में। NO2- किस में कन्वर्ट होता है, NO3 में। What you have to learn, you have to learn only this thing. Now rest is the balancing, redox की balancing है, सिंपल पॉइंट समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या करता है, रिड्यूस। यही पिछले वाले केस में था हमारे पास, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन न्यूट्रल मीडियम में अब देखो MnO4- से किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में। न्यूट्रल मीडियम गिवन है तो MnO2 में, एसिडिक गिवन है
Mn2+ में कन्वर्ट करिएगा। थायोसल्फेट Mn2+, भाई न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में। सी, मैग्नस सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड टू MnO2 एंड द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट। हमारे पास देखो ध्यान से, अगर Mn2+ का कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, MnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों मिलके MnO2 बनाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। Permanganate titration in the presence of hydrochloric acid and are unsatisfactory since hydrochloric acid is oxidized to chlorine। बच्चों जब हम ना टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो उस समय आप ध्यान दो, आप अपने स्कूल में भी देखेंगे, जब कभी मोहर सॉल्ट KMnO4 वाली टाइट्रेशन आप करेंगे तो वहां पर क्या होता है, आप ना मतलब H2SO4 को यूज करते हैं एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए। व्हाई नॉट HCl? वो इसलिए क्योंकि HCl क्या करने लगता है, हमारे साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रोल प्ले करने लगता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में से किसी एक की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर वो बिहेव करने लगेगा तो फिर फायदा क्या हुआ, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मींस कुल मिला के हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा, मींस KMnO4 के साथ रिएक्शन करने लगेगा। फिर हमारा पर्पस जो एस्टिमेट करने का था वो तो बचा ही नहीं, इसलिए क्या यूज करना होता है, H2SO4। चलिए बच्चों अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, इन न्यूट्रल एंड फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस टू आयोडीन टू आयोडेट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया चेंज क्या हुआ, क्या बोला हुआ है, फ्रेंडली अल्कलाइन मींस बहुत हल्का सा, तो MnO4 माइनस कन्वर्ट किस में हुआ है, MnO2 में, यानी कि +7 से किस में चला गया है, +4। तो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज ए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस इट इज अ राइट आंसर। लॉजिक लगाइएगा, समझ में आया। चलिए, द मैग्नेट एंड द पैरामैग्नेटिक आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू, क्यों था टेट्राहेड्रल, बिकॉज हमारे पास टेट्राहेड्रल जो था, आप सोचो देयर इज नो पाई बॉन्ड, नहीं, the pi bonding involves overlapping of p orbital of oxygen with the p orbital of magnet, nahi, d orbital of magnet। the pi bonding involves the overlap of d orbital of the oxygen, नहीं, ऑक्सीजन के पास तो d orbital है ही नहीं। the pi bonding involves the overlap of p orbital of oxygen with the d orbital of manganese, yes, this is the reason। so what should be the answer, d। आइए क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, यस द राइट आंसर इज डी। पॉइंट समझ में आया बेटा। चलिए अगला आता है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक बड़ा ही प्यारा सा पर्पल ऑरेंज कलर का कंपाउंड, एकदम मतलब नियॉन ऑरेंज, एकदम चमक मारता हुआ, ठीक है। तो द फ्यूजन ऑफ क्रोमेट और को अगर हम फ्यूज करते हैं with sodium और potassium carbonate in the free access of air produces chromate ion। chromate ion क्या बनाता है, जब इसकी रिएक्शन आपने आयरन क्रोमेट की सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर दिया तो एक येलो कलर का सॉल्यूशन बन के आता है, दिस इज नोन एज ए सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम। The solution is filtered and acidified with H2SO4, उसे हम छान के अलग कर लेंगे, एसिडिफाइड H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, which from which ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट, एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनेगा, Na2Cr2O7.2H2O कैन बी क्रिस्टलाइज। हमारे पास Na2CrO4 को हम एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ उसे रिएक्ट कराएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट बन के आ जाएगा। फिर दिस सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr2O7, ये ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू इससे, तो इसकी रिएक्शन बेसिकली KCl से करा देंगे तो हमारे पास इसका एक क्रिस्टल बन के आ जाएगा। किसका बन के आ जाएगा, K2Cr2O7। क्या करा, देखो आयरन क्रोमेट की ओर को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम क्रोमेट बना, येलो कलर का सॉल्यूशन, उस सोडियम क्रोमेट को हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम डाइक्रोमेट बना, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl के साथ कराई तो हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल सी एक आइडिया आपको होना चाहिए था।
बस। नाउ नेक्स्ट आता है इसके, हम हमारे पास अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर और एक ये वाला, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज अ क्रोमेट आयन, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अगर आप एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो ये डाइक्रोमेट बनाता है, और डाइक्रोमेट को अगर आप बेसिक मीडियम में लेते हैं तो क्रोमेट आयन बनाता है। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है इस वाले केस में, यानी कि दिस इज अ येलो कलर क्रिस्टल, क्रोमेट आयन को आपने क्या कर दिया, एसिडिक मीडियम में डाल दिया, इट विल फॉर्म, यानी H प्लस के साथ डाल दिया, इट विल फॉर्म द डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन को बेसिक मीडियम में डाल दिया, इट विल फॉर्म द क्रोमेट आयन। बेसिक से चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, खास बात, इन दोनों केस में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो, दिस इज द +6, और इस वाले केस में भी दिस इज द +6। दोनों के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6। इसके अलावा बस इस वाले केस में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, K2Na2Cr2O7, या फिर हम बात करते हैं K2Cr2O7 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, डेफिनेटली बोथ आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 is used as a primary standard in a volumetric analysis, means by the time इसकी concentration बदलती नहीं है। तो आपने एक बार बना लिया तो इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, और इसके साथ टाइट्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। इन एसिडिक मीडियम, डेफिनेटली एसिडिक मीडियम में ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, Cr3+। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इसको एसिडिक मीडियम में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक में लेते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट आयन में, CrO4 2- में। तो ये ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन है, इसको एसिडिक मीडियम में ही रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना होगा। और ये किसको किस में कन्वर्ट करेगा, आयोडाइड्स को आयोडीन में, ठीक है, सल्फाइड्स को सल्फर में, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। टिन 2 को टिन 4 में कन्वर्ट करेगा, आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट करेगा। लगभग वो सारी रिएक्शन ये शो करेगा जो KMnO4 शो कर रहा था। आगे आपको समझ में? हम बच्चों आगे बढ़ते हैं तो बड़े प्यारा सा क्वेश्चन एक इस पे आता है क्रोमेट आयन पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज करने दो मुझे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इनकरेक्ट ये बोलता है इंटरस्टिशियल, हाँ, द इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन and carbon nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals. Yes, definitely बच्चों, कि जब स्पेस होता है लैटिस के अंदर, उसमें छोटे 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 एटम्स जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं, एकदम उस गैप में बैठ जाते हैं, तो उन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। दिस इज नॉट द इनकरेक्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O4 2- एंड Cr2O4 आर नॉट सेम। नहीं, अभी मैंने बताया था प्रीवियस पेज में, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। हमारे पास क्या मिल गया, राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, सबसे पहले तो इसे अंडरलाइन करिए, एंड हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मींस वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए क्रॉस चेक करते हैं, आंसर क्या है हमारे पास, यस, बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है हमारे पास, ये तो हो गए हमारे पास, हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बस खत्म होने वाला है हमारे पास ये लास्ट टॉपिक। अगर हम बात करते हैं लेंथेनम, भाई देखो हमने ये बताया था, देखो कौन कौन से लेंथेनॉइड है। पहला 1 पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, फिर 8th, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। इन 14 एलिमेंट्स में सीरियम से स्टार्ट होके ये एंड होता है हमारे पास ल्यूटिटियम तक, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। कोई मेथड बनाइए, कुछ निमोनिक्स बनाइए, जिसे हम निमोनिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी निमोनिक्स की, तो इसको कुछ ऐसे याद कर लेते हैं,
सीमेंट पत्थर नदियां पहाड़ों पर समाई यूं, गदगद गदगद तब दिल हुआ और तुम यहां भी लूट लो। हमारे पास क्या आ जाएगा? सीमेंट पत्थर नदियां पहाड़ों पर समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम यहां पर भी लूट लो, यहां पर भी लूट लो। ठीक है, और भी बना सकते हो आप लोग, कुछ आपके पास क्रिएटिव सा आए तो आप बनाइएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इसके लिए निमोनिक्स बनाए हैं। चलिए बच्चे, निमोनिक्स के बाद हमें ध्यान क्या रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? हमें याद रखना है इस वाले केस को, यानी कि 1 वाले केस को, 7 वाले केस को, और एक 14 वाले केस को। किसको ध्यान रखना है? एक 14 वाले केस को। क्यों ध्यान रखना है? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, यहां पर डी आया, इसके बाद कहां पर डी आया? यहां पर डी आया, और एक यहां पर डी आया। इसके अलावा किसी और में डी नहीं आया है। डी में आने वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इधर। भाई देखो ध्यान से, दिस इज द F1, आपको F1 नजर आ रहा है? यस, दिस इज द F1, आपको नजर आ रहा है। दिस इज F1, दिस इज F2, सॉरी यहां पर तो F1 है ही नहीं, दिस इज F1, दिस शुड बी द F2। डी वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जंप करके इस पे पहुंच गया 3। डी वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर होना चाहिए था क्या? 2 3 होना चाहिए था F3। डी वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया। 4 5 6 ऐसे करके जंप करके इलेक्ट्रॉन आता चला जाएगा। पर D7 यहां पर ये वाले 64 जो 7th नंबर है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं आएगा। वहां पे F7 ही रहेगा, डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही सोचो, इस पे F8 होना चाहिए था, डी का इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पर आ गया, यानी कि डी खत्म। तो डी किस किस में आएगा? 1 7, और हमारे पास क्या आएगा? लास्ट वन, यानी CE GD और LU। याद करे जा सकते हैं? चलिए याद किए जा सकते हैं, उम्मीद करता हूं। अच्छा, L3 प्लस में, LN3 प्लस में सिंपल F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, और आगे बढ़ते हैं तो F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसमें जैसा चला आ रहा है वैसा ही इसमें चलता रहेगा। नाउ बच्चे, अगर हम बात करते हैं, देखो इनके अंदर ना एटॉमिक रेडियाई में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई La to Lu, द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो मेन हमारे पास ट्रेंड मिलता है वो मिलता है हमारे पास आयोनिक रेडियाई में। किस में मिलता है? आयोनिक। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर एज इट इज रेगुलर इन M3 प्लस आयन। मैंने बोला ना रेगुलर नहीं होता, तो रेगुलरिटी कहां मिलती है? M3 प्लस आयन में। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। Due to lengthened contraction, the radii of members of 4D transition series to be very similar to those of the 5D series। ये मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी, lengthened contraction। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई बच्चों इनकी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, +2 +4 भी एग्जिस्ट करती है। किस केस में? +2 +4 के लिए या तो F0 हो जाना चाहिए, F7 हो जाना चाहिए, F14 हो जाना चाहिए। तो आप क्यों इतना सोच रहे? आप बस अपने दिमाग में याद रख लो कि सीरियम एंड TB +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि EU एंड YB +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्स्ट्रा में। बट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, बट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। आया सबको समझ में? नाउ हमारे पास एक्टिनॉइड्स आते हैं। यार बच्चे एक्टिनॉइड्स ना बहुत ज्यादा, मतलब इसमें थोड़ा सा, मतलब उसमें तो फिर भी पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहां पैटर्न फॉलो हो ही नहीं पाता है ढंग से। इसमें हमारे पास अगर एलिमेंट्स की बात करूं तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th 10th 11th 12th 13 और 14। बच्चे आइए इसको ना याद करने का एक तरीका बताता हूं।
एक स्टोरी सुनाता हूं आपको मैं छोटी सी। यूरोप में एक आप वो जानते हैं पादरी बोलते हैं, पादरी इन द सेंस फादर, जो चर्च में पूजा करते हैं उनको हम फादर बोलते हैं, उनको हिंदी में बोला जाता है पादरी। तो यूरोप के एक पादरी अमेरिका गए, क्यों गए? क्योंकि अमेरिका में नाइग्रा फॉल है, फेमस है नाइग्रा फॉल, इसलिए वो वहां पर, क्योंकि वो होली प्लेस है तो वहां नहाने चले गए। अब वहां से वापस आए, और वापस आते हुए एक स्टोरी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक था पादरी यूरो, यूरो मीन्स यूरोपियन, एक था पादरी यूरोपियन, याद हो सकता है, नहाने पहुंचा। ठीक है, नहाने क्यों पहुंचा? क्योंकि वहां नाइग्रा फॉल था। नाइग्रा फॉल कहां है? अमेरिका। नहाने पहुंचा अमेरिका, अमेरिका पहुंच गया नहाने, अब वापस आ रहा है अमेरिका से। कमिंग बैक, कमिंग बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया स्टेट, कैलिफोर्निया वहां पे एक स्टेट है, फ्रॉम कैलिफोर्निया स्टेट, एफएम, एफएम मीन्स अपना जो सिंपल एफएम चलता है, एफएम से मैडोना का नंबर लेकर, मैडोना का नंबर लेकर, मैडोना कोई पर्सन होगा या फिर मैडोना कोई समझ लो एकदम फेमस, भाई फेमस एक्ट्रेस है, उसका नंबर लेकर, एफएम से मैडोना का नंबर लेकर। तो स्टोरी क्या हुई? एक था पादरी यूरोपियन, नहाने पहुंचा अमेरिका, कमिंग बैक, कमिंग बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया स्टेट, एफएम से मैडोना का नंबर लेकर। कंफ्यूज नहीं होना, बीच में एक दो शब्द वर्ड्स एक्स्ट्रा आते हैं पर ध्यान से उनको, या आपको अगर जरूरत पड़े तो इस निमोनिक्स को यूज कर सकते हैं आप। ये मेरा मतलब मेरे मेरे एक दोस्त ने और मैंने मिलकर ये निमोनिक्स बनाया था। चलिए बच्चे, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम ऑफ M3+ आयन अक्रॉस द सीरीज। वही सिंपल सी बात है, M3+ का साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें देखा। Actinoids have more compounds in +3 oxidation state than the +4. However, +3 and +4 ion tends to hydrolyze. Simple सी logic. +3 oxidation state is most stable. +3 oxidation state is most stable. बस बस बच्चों, लास्ट पहुंच गए, एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो राइट नाउ कुछ यूजेस होते हैं, उन यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भाई साहब पिछले साल ये वाला पिछले साल नहीं, कुछ साल पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लेंथेनॉइड इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। स्टील बनाने में उसको थोड़ा सा यूज होता है, एलॉय बेसिकली एलॉय बनाने में यूज होगा उनका। अ वेल नोन एलॉय इज मिश मेटल, इसको भैया याद करना है, मिश मेटल, which consists of lanthanoid metal around 95%, iron 5% and traces of sulfur, carbon, calcium, aluminum। बस आप बस मिश मेटल याद करिए, लैंथेनॉइड्स का एक मतलब हमारे पास जो है एलॉय। A good deal of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shells and lighter flint। जो बुलेट्स की कवरिंग बनाई जाती है वो लैंथेनॉइड एंड मिश मेटल को यूज। अब पुराने जाने में आप याद करो, लाइटर आते थे ऐसे कट 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 करने वाले, ऐसे घुमा के रिंग होती थी उसमें घूमता था, उसमें जो लिंट यानी कि जिसकी वजह से आग लगती थी, वो लिंट के लिए फ्लिंट, फ्लिंट के लिए हमारे पास लाइटर में ये लैंथेनॉइड का मिश मेटल यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए बच्चे आइए। गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, गैडोलिनियम है कौन सा एलिमेंट? आप ध्यान करो, गैडोलिनियम हमारे पास होता है ये वाला, कहां गया? नाउ दिस वन। देखो गैडोलिनियम, इससे मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक इससे निकाला, एक इससे निकाला, फिर एक इससे निकाला, यानी 3 निकाल दिए, 2 एस से, एक इससे। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है F7 से। F7 इज हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल क्यों होता है? F7 इज मोर स्टेबल। गैडोलिनियम 3+ अगर मैं बात करता हूं तो F3+ हमारे पास क्या हो जाएगा?
GD3 प्लस हैविंग द हमारे पास 4F7 हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, यानी कि हाई एक्सचेंज एनर्जी, हाई एक्सचेंज एनर्जी, हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई एक्सचेंज एनर्जी में यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ गया हाई एक्सचेंज एनर्जी, द राइट आंसर इज बी। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस द राइट आंसर इज बी। क्लियर हो गया आप सभी को, राइट आंसर क्या हो गया, बी। बेटा अगर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज lanthanolids are good conductor of heat and electricity. Yes, these are the good conductors. Actinides are highly reactive metals, especially when finely divided. Yes, ठीक है, actinides are highly reactive metals. Actinoids contraction is greater for elements to elements than lanthanoid contraction. चलो सोच लेते हैं इसके बारे में, ये भी वैसे सही है, ट्रू है। Most of the trivalent ions are colorless in the solid state. नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलरलेस तो चांस ही नहीं बनता, कलरफुल होगा। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है एग्जाम में, अंडरलाइन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, मैनी कंपाउंड्स कलरफुल होंगे। चलो आओ क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस द राइट आंसर इज डी। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU नंबर 63, GD64 एंड TB65। अच्छा GD मैंने याद कराया था, डी में इलेक्ट्रॉन होगा, तो डी में इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर हम बात करते हैं सेकंड में, तो डी में इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें नहीं है, ये कट करो, ये कट करो। फिर 64 से अगला ही 65, यानी अगले में ही जाते F9 हो जा रहा था, मैं तो बोल रहा था इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाना है, तो यानी कि द राइट आंसर हमारे पास ये होगा बी। समझ में आया, राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए बच्चे क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस द राइट आंसर इज बी। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चे देखो, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको शो करे, ये सारे क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं। तो बेटा अभी क्या है कि देखो, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हम बात करते हैं तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स चाहिए होती है, जिससे हम एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम जो हमारे पास जो हम जिन बुक्स को हम फॉलो करते हैं यहां पर, उन बुक्स को हम बोलते हैं तत्वा। तो उन बुक्स, उन मॉड्यूल के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड करूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके उस बुक को परचेज कर सकते हैं, और उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आप सोचो कि एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें जितने क्वेश्चंस चाहिए पर चैप्टर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर अवेलेबल है, और बहुत ही कंसाइज थ्योरी भी अवेलेबल है कि आपको भाई कुछ पढ़ना है तो एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे वे में, वहां पे कंसाइज वे में हमारे पास थ्योरी भी अवेलेबल है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स चाहिए तो तत्वा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।